बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। सियासी हलचल ने सरमायाकारों को इंतहाई मोहतात कर दिया है और आज भी हमने देखा हर्मिट इंडेक्स बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार रहा। 800-900 पॉइंट्स माइनस हुआ ट्रेडिंग के दौरान। हर्मिट इंडेक्स इंट्राडे हाई की अगर बात करूं तो 65,000 का लेवल टच किया था, उसके बाद फिर हमने इसमें डिक्रीज देखा और 63,700 के इंट्राडे लो लेवल पर हर्मिट इंडेक्स ट्रेड हुआ। तहम 64,000 के लेवल पे फिर क्लोजिंग हमने देखी। तो सरमायाकार इंतहाई मोहतात हैं। सेनेट की डायरेक्शन इलेक्शन के हवाले से कुछ है, इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन कुछ है और अदालत की डायरेक्शन कुछ है। तो इसकी वजह से एतमाद को काफ़ी ठेस पहुंच रही है और सरमायाकार मुताहत है कि अब कौन सी बड़ी खबर आ जाए, कौन सी ऐसी खबर आ जाए जिससे शेयर्स की कीमतों में एक बड़ी गिरावट देखने में आए। तो सरमायाकारों ने इंतहाई मुताहत अंदाज में सिलेक्टेड स्टॉक्स में काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें बैंकिंग स्टॉक्स, IT स्टॉक्स और ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स हैं। लेकिन बहरहाल अगर मैं बात करूं ओवरऑल आज मार्केट की, तो मार्केट आज हिचकोले खाती हुई हमने देखी। मिला जुला रुझान देखा। मार्केट ज़्यादातर रेड जोन में ट्रेड होती हुई हमने देखी। थोड़ा बहुत हमने इसके अंदर पॉजिटिविटी देखी, करेक्शन आई थी। लेकिन बहरहाल आज स्टॉक मार्केट के लिए कोई बहुत बेहतर दिन नहीं रहा, जिसकी वजह से आज ओवरऑल अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 900 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि कराची की आवाम के लिए कल तो बहुत बुरी खबर थी, बिजली महंगी कर दी गई थी। और आज अच्छी खबर है लियाने कराची के लिए कि इलेक्ट्रिक और हुकूमत के दरमियान एक बड़ा अहम मुआहदा हुआ है। पावर डिवीजन और इलेक्ट्रिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर आज दस्तखत हुए हैं। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली और वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की मौजूदगी में मुआहदों पर दस्तखत हो गए हैं। और इस हवाले से CEO के इलेक्ट्रिक ने खुशखबरी सुनाई है कि 1000 से 2000 मेगावाट बिजली कराची को बिला तात्तुल मिलेगी। हुकूमत के साथ अहम मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। इस हवाले से इनका एक वीडियो पैगाम आया है, देखते हैं क्या खुशखबरी सुनाते हैं लियाने कराची को। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ साइन किए हैं, जिससे कि हम के इलेक्ट्रिक को तकरीबन 1000 से 2000 मेगावाट तक बिजली बिला तात्तुल उनसे रिसीव करेंगे और कराची शहर को देंगे। ये कराची शहर की कंटिन्यूड सप्लाई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। इसके अलावा जो दूसरे एग्रीमेंट्स हैं उससे भी के इलेक्ट्रिक और गवर्नमेंट के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरीन हो जाएंगे और के इलेक्ट्रिक इंशाल्लाह अपना इन्वेस्टमेंट प्लान सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेगी। इंशाल्लाह रुकने न देंगे इस शहर को। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हो गया है। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 46 करोड़ 40 लाख डॉलर का नुमाया इजाफा हुआ है। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 9 करोड़ 90 लाख डॉलर कमी से 5 अरब डॉलर से नीचे आ गए हैं। सरमायाकारों को पता चल गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी। तो जो फाइनेंसर्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर से अपना पैसा निकाल के डिपॉजिट में लगा दिया था, बैंकों के अंदर सेव कर दिया था ताकि उनको फ़ायदा हासिल हो सके, अब उनको थोड़ा बहुत इनको इंडिकेशंस मिल रही है कि आइंदा वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। तो इस वजह से वो दूसरे सेक्टर्स में सरमायाकारी कर रहे हैं। तो मुमकिन है कि कमर्शियल बैंकों की ज़खायर इस वजह से कम हो रहे हों। मुल्की मजमूई ज़खायर में 36 करोड़ 50 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद मजमूई ज़खायर हमारे मुल्क के 13 अरब 20 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। रिजर्व्स हमारे बेहतर होंगे तो यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में रुपए की कदर में बेहतरी आएगी और डॉलर मजीद कमज़ोर होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम में कि हम FBR के एक ऐसे इकदाम को आज डिस्कस करेंगे जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था और हमेशा इस पर बात होती है लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन बहरहाल आज उभरी हुकूमत का दौर है और FBR ने कमर कस ली है कि अब वो रिटेलर्स पर टैक्स आयद करेंगे और बड़े बड़े शहरों के रिटेलर्स को निशाने पर ले लिया है और रिटेलर्स को अब टैक्स नेट में लाने के लिए FBR की टीम मुतारिक हो गई। ये खुशाइन बात है। FBR का रिटेल सेक्टर से 300 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करने का मंसूबा है। आज इस खबर को हम डिस्कस करेंगे कि आया कि FBR कामयाब हो पाएगा रिटेलर्स से टैक्स लेने में। रिटेलर्स के साथ होलसेलर्स, रिटेलर्स, इसके अलावा मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जो अभी भी टैक्स नेट में शामिल नहीं है और ये सिस्टम जो लाया जा रहा है, एक डिजिटल सिस्टम, ताकि रिटेलर्स को हम टैक्स नेट में ला सकें। तो क्या ये सिस्टम पहले कामयाब नहीं हुआ तो क्या अब कामयाब हो सकेगा? रुकावटें क्या आती हैं और जो टारगेट सेट किया गया है क्या वो टारगेट अचीव कर पाएंगे? इस पर हम आज तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत के मलकियती इदारों को एक साल में 729 अरब रुपए से ज़्यादा का खसारा हुआ। डिस्कोस, PIA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी समेत कई इदारे कौमी खजाने पर बोझ बन गए हैं। PIA के नुकसान 97 अरब 53 करोड़ रुपए रहे। पिशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के नुकसान 102 अरब से जायद। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के नुकसान 168 अरब रुपए से जायद। इसके अलावा कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के नुकसान 76 अरब 41 करोड़ से जायद। पाकिस्तान रेलवेज़ के नुकसान 47 अरब 48 करोड़ रुपए से जायद। हुकूमती जो इदारे हैं अगर वो ख़जाने पर बोझ बन रहे हैं तो फिर प्राइवेटाइजेशन का अमल आता है
और प्राइवेटाइजेशन इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। कुछ लोग प्राइवेटाइजेशन को गलत समझते हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क के जो मौसमी मसाइल जिस नहज पे पहुँच चुके हैं, उसमें इदारों को अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो ये बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे इदारे हमारे लिए ना सिर्फ वबाल बने हुए हैं, ख़जाने पे बोझ बने हुए हैं, बल्कि हमारे फिस्कल डेफिसिट को भी वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। और हमें अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए जल्द अज जल्द कोई पॉलिसी बनानी होगी, और अबूरी हुकूमत फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए मुतारिक हो गई। ये बहुत अच्छी बात है। प्रोग्राम के अंदर हम इस्लामी बैंकिंग को भी डिस्कस करेंगे कि साल 2023 इस्लामी बैंकिंग के लिए कैसा रहा, साल 2024 में इस्लामिक बैंकिंग को वसअत देने के लिए हमें कौन कौन से इक़दाम करने चाहिए। हुकूमत ने सरकारी इस्लामिक बॉन्ड का इजरा किया, बड़ी खुशाइन बात है। टारगेट्स क्या होने चाहिए? जिस तेज़ी से इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान में फैल गई है और दुनिया भर में फैल गई है, तो हमारा फ्यूचर इस्लामिक बैंकिंग का क्या होगा, इन पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डॉलर की पोजीशन को, स्टॉक मार्केट की पोजीशन को और टैक्स सिस्टम को डिस्कस करेंगे। लेकिन अब वक्त एक ब्रेक का, अब हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सियासी गहमा गहमी का सिलसिला हम हर तरफ देख रहे हैं। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ा मामला है जो हल होके नहीं दे रहा। इसके क्या असरात करेंसी मार्केट पर मुरतब होंगे, इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं जफर पराचा, सेक्रेटरी जनरल एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। स्टेट बैंक के रिजर्व्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, एतमाद थोड़ा बहाल हो गया है, डॉलर थोड़ा कंट्रोल में है। ऊपर से ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्या करेंसी मार्केट को हिट करेगी? क्या लोगों का कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में दोबारा शेक हो जाएगा और डॉलर की शॉर्टेज तो नहीं कहीं बर्पा हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। देखिए जनाब, ये जो इलेक्शन होने ना होने, उससे मैं समझता हूँ कि इतना हमारी मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो एक पब्लिक की आम राय है जी। उनको इलेक्शन से कोई दिलचस्पी नहीं है। ख़ास तौर पे कारोबारी हजरात को, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सरकारी मुलाजिम हो, प्राइवेट मुलाजिम हो, उनको तो इस बात से गर्ज है कि उनको रिलीफ मिले महंगाई से, चीज़ों की आसानी हो, बिजली के बिल कम हो, गैस के बिल कम हो। और सियासी पार्टियों से तकरीबन हर आवाम, हर तबका जो है ना वो मायूस हो चुका है, क्योंकि आपकी वर्ल्ड बैंक की भी ये रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में जो कानून साजी होती है जी। वो ज़ाती मफाद के लिए होती है। जितने बिल पास हुए हमने देखा उसमें कोई अवामी मफाद का कोई बिल पास नहीं हुआ पिछले 4-5 सालों में, और हमेशा यही होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो लोग ज़्यादा खुश हैं, और काफ़ी हलकों से ये डिमांड आ रही है कि इसी सेटअप को चलने दिया जाए। निगरान हुकूमत का अंडर दी आर्मी चीफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स लिए गए हैं, वो उनके जो नताइज हैं बड़े खुशाइंद हैं, और लोग ये चाहते हैं कि एक बार पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रहे। हमने देखा इस 6 महीने में कि डॉलर 335 रुपए से और ग्रे मार्केट में 350 से 270 पे आया, और इस वक्त 280-81 के करीब है जी। और आपका स्टॉक एक्सचेंज हाईएस्ट रेंज बनाई, बल्कि 67,000 का एक रिकॉर्ड बनाया था। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट बेहतर हुई। जो ग्रे मार्केट स्मगलिंग जो थी उनकी वजह से डॉलर का रेट कम हुआ रोकने की वजह से, और पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई, हर चीज़ के दाम कम हुए। ठीक है, मगर बिजली बढ़ी, गैस बढ़ गई, बिजली और गैस की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर का पहिया बिल्कुल मुंजमद हो गया, शरह सूद 22% पे पहुंच गई। देखिए उसकी वजूहत जो है, एक तो आपके IPPs के एग्रीमेंट्स हैं पिछली हुकूमतों के, अगर आप नहीं करेंगे तो वो इंटरनेशनल उसमें चले जाएंगे, और वो मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है, जो IPP जो कैपेसिटी चार्जेस आप देखते हैं वो आपकी इकनॉमी का ब्लैक होल है, उसको रीएड्रेस करना पड़ेगा। गैस के चार्जेस, जब आप टैक्सेस नहीं ले रहे और चीज़ें नहीं ले रहे, या अपनी करप्शन कम नहीं कर रहे, खर्चे कम नहीं कर रहे, तो IMF का नाम लेके आपको बहाना बना के आपको गैस के चार्जेस बढ़ाने पड़े, बिजली के चार्जेस बढ़ाने पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें जो ठीक होने वाली हैं, ख़ास तौर पे जो आपकी गवर्नमेंट ओन जो इंटरप्राइजेज हैं उनका आपका ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ है। फिर आप जो सब्सिडी देते हैं लीड क्लास को तकरीबन 17-18 बिलियन डॉलर की, वो दोबारा से ठीक करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ आवाम पे बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त चाहे हमारे अदलिया हो, सरकारी लोग हों, सियासी लोग हों, उन सबको चाहिए रज़ाकाराना तौर पे एक अपना गुड गेस्चर दिखाते हुए, पाकिस्तान से मोहब्बत दिखाते हुए अपनी मराद अस खुद ख़त्म कर दें, और उन मराद से, जैसे कि चीफ जस्टिस ने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, अपनी बड़ी गाड़ी और दीगर मराद प्रोटोकॉल, इस तरह एक मिसाल कायम करें। लोगों को लगे कि बहुत मुश्किल टास्क है ये।
कि सरकारी अफसरान और अशराफी अपनी बरात वापस करेंगे, बड़ा ये तो नामुमकिन वाली बात है। खैर अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। अच्छा ये बताएं जफर साहब कि डॉलर की होल्डिंग और डॉलर की स्मगलिंग इस वक्त जारी है? देखिए जनाब, अगर हम ये कहें कि 100% ख़त्म हो गया तो ये तो नामुमकिन वाली बात है, लेकिन हाँ ये बहुत कम हो चुका है और इसका सारा क्रेडिट आर्मी चीफ और उनकी टीम को जाता है। यानी कि इस वक्त जो स्मगलिंग थी, मैं ये कह सकता हूँ सिर्फ 10% रह गई है सिर्फ और 10%। अल्लाह करे यही तसलसल बरकरार है, क्योंकि लोगों को ये खदशा है कि आने वाली हुकूमत हमेशा की तरह सियासी जमातों से, लिसानी जमातों से, इलाकाई जमातों से, मजहबी जमातों से को पहले की तरह कॉम्प्रोमाइज़ ना करे अपनी हुकूमत चलाने के लिए। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो और यही तसलसल कायम रहे पॉलिसीज़ का। आप देखिए ओवरऑल आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और आपका जो SIFC है उसका भी रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, सिर्फ MOU तक नहीं है। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आपका जो टैक्स पेयर जो आपका बेस है वो पहली दफ़ा तकरीबन 60-65 लाख पे चला गया है और जो कि मैं समझता हूँ कम से कम 3-4 करोड़ पे जाना चाहिए। हाँ, जो लीकेजेस हैं, ब्लैक होल्स हैं हमारी इकनॉमी के, वो बंद होने चाहिए। अगर वो बंद नहीं होते तो आप कुछ भी कर ले तो हालात फिर ठीक नहीं होंगे। कितना डॉलर आप लोग इंटरबैंक मार्केट को प्रोवाइड कर चुके हैं? इस वक्त तक हम तकरीबन डेढ़, जब से आर्मी चीफ ने इनिशिएट लिया है तो जो मार्केट से निकल गया था, ग्रे मार्केट में चला गया था, जी। हम तकरीबन $1.5 बिलियन प्रोवाइड कर चुके हैं 5 से 6 माह एक्सचेंज में? कंपनीज। 5 से 6 और माह में? आप कह सकते हैं वैसे 3 से 4 माह ही हमें हुए हैं ये चीज़ें चलाते हुए। 3 से आप 4 5 से माह। 6 माह में तो हम ज़्यादा दे चुके हैं। अच्छा यानी 3 से तीन 4 तीन माह में माह के आप अंदर लिक्विडिटी क्रंच को कंट्रोल हाँ, करने के लिए इंटरबैंक मार्केट को अप्रोक्सीमेटली $1.5 बिलियन फराहम कर चुके हैं। और बहुत अरसे बाद ये हुआ है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट बराबर है। नहीं तो आपको पता है एक वक्त में 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए का फर्क था। बिल्कुल। तो ये जो भी क्रेडिट है सारा का सारा आर्मी चीफ और उनकी टीम को जाता है। इसमें किसी का भी कोई वो नहीं है और उन्होंने आर्मी चीफ ने जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स किए हैं, इस बात की मैं वजाहत कर दूं कि जी। उन्होंने खुशी से नहीं किए। जब इदारों ने अपना काम नहीं किया मजबूरन उनको आगे आना पड़ा, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं, खासतौर पे आपके मुल्क की सिक्योरिटीज़ और आपका इंटरनेशनल जो आपके अफेयर्स हैं वो, और जो इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट की जो चीज़ें हैं और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, एनिमी कंट्रीज़ हैं, जी। उन सबको देखना, CPEC को महफूज बनाना और उसका दायरा कार बढ़ाना। जो कि मैं आपके तवज्जुह से ज़रूर कहना चाहता हूँ, CPEC को हमें चाइना तक इंगेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई ओवरऑल जो उसका जो माजी है चाइना का, जहाँ जिस मुल्क में गया है उसने उस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। अच्छा तो जफर हम साहब, तो अपने दरवाजे जफर पूरी बिल्कुल आप वजह कह रहे हैं कि सीपेक हमारी लाइफलाइन है। आखिर में ये बता दें कि आइंदा वाले दिनों में डॉलर को कहाँ देखते हैं? रिजर्व्स हमारे बेहतर होना शुरू हो गए हैं, लेकिन हमने साल 2024 में बड़े पैमाने पे कर्जों की अदायगी भी करनी है, तो आइंदा वाले दिनों में डॉलर को कहाँ देखेंगे आप? कि मैं आने वाले दिनों में डॉलर को 260 से 270 तक देखता हूँ। जी। और उसके साथ ये भी मैं देखता हूँ कि कर्जे हमने देने हैं, बिल्कुल देने हैं, लेकिन आप इस बात को भी अप्रिशिएट करें कि हमने अपने ट्रेड डेफिसिट को कम किया है और हमारा जो ट्रेड जो इंपोर्ट भी कम हुई है, एक्सपोर्ट भी बढ़ी है। तो जी। उस तरफ भी आप देखिए कि वो भी काफ़ी सपोर्टिंग है। और जो हमने कर्जे देने, नो डाउट कि हमने बड़ी अमाउंट देनी है, जी। और लेकिन अगर हम इन चीज़ों को जैसे लेके चल रहे हैं इसी तरह चलते रहे, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। हमेशा मैंने ख़राब से ख़राब दौर में भी कहा है, सिर्फ ये कहा है कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है, मिसमैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट ठीक मैनेजमेंट नहीं ठीक है, होती मिस जा रही है। मैनेजमेंट है। आपका बहुत शुक्रिया जफ़र पराचा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अगर मैनेजमेंट बेहतर हो जाती तो यकीनन आज हम इन मसाइल के शिकार ना होते। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं सलमान नकवी, स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सियासी हलचल की वजह से सरमाकारों का एतमाद शेक हुआ, बहुत मोहतात अंदाज में सरमाकारी कर रहे हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में तो ये सियासी गहमागहमी चलती रहेगी। हर्बेट इंडेक्स की पोजीशन को कहाँ देख रहे हैं आप? सेनेट ने करारदाद पास की इलेक्शन मुलतवी होने की, तो मार्केट में हमने जो है एक प्रेशर देखा, क्योंकि सरमायाकारों ने इस चीज़ को थोड़ा सा ये समझा कि कोई अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल फ्रंट पे पैदा ना हो जाए। जी। मेरा ख्याल है कि अब 2 दिन जब ऑफ हैं तो इसमें सिचुएशन जो है वो क्लियर भी हो जाएगी, कूल डाउन भी हो जाएगी, और इंशाल्लाह मार्केट जो है वो स्टेबिलिटी जिस तरह से मार्केट में आ रही है
और जिस तरीके से हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स अब अच्छे होते जा रहे हैं, जिस तरह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व 23 महीने की हाईएस्ट लेवल पर है, $13.5 अरब डॉलर अब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में मौजूद हैं। और गुज़िश्ता एक साल पिछले साल के मुकाबले कम अज़ कम 1.5-2 अरब डॉलर का इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। तो करेंसी स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। डिफरेंस बिटवीन द ओपन मार्केट और इंटर बैंक में बिल्कुल बराबर है, और बहुत कम है, बहुत मुनासिब है। कलेक्शन अच्छी हो रही है, बहुत सारे इंडिकेटर जो है अच्छी पोजीशन शो कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे जब हमें कोई इशू नहीं है और पॉलिटिकल फ्रंट पे अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है, मुझे यकीन है कि उसको सही तरीके से हैंडल करा जाएगा, तो मार्केट अपनी पॉजिटिविटी जो है वो कंटिन्यू रख सकती है। सलमान साहब, कौन से स्टॉक्स में आज काम हुआ, कौन से स्टॉक्स में हमने सेलिंग देखी? के इलेक्ट्रिक के हवाले से एक बड़ी खबर आई, तो के इलेक्ट्रिक के शेयर्स के हवाले से क्या आपके पास अपडेट है? नहीं, देखिए, के इलेक्ट्रिक वगैरह में बहुत सारे कंपनीज हैं जिसमें PIA भी शामिल है, के इलेक्ट्रिक भी शामिल है। इसमें मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक में डेवलपमेंट्स होती हुई कुछ नज़र आ रही है। रिगार्डिंग इसका नया एग्रीमेंट होने की भी बातें हैं, इसका टैरिफ रिवाइज होने की बातें, बहुत सारी एग्रीमेंट तो आज हो गया है इनका, लेकिन ये बताएं कौन कौन से स्टॉक्स में आज आपने सेलिंग देखी, बाइंग देखी, कौन से स्टॉक्स लाइमलाइट में रहे? देखें, आज मार्केट चूंकि आखिरी वक्त में एक बहुत बड़ी हमने प्रेशर मार्केट में देखा था और एक वक्त में तकरीबन 881 पॉइंट माइनस हो गई थी, जो एक बहुत बड़ा फिगर है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर सेक्टर या शेयर्स को तो अब हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट चूंकि अक्रॉस द बोर्ड जितने भी हैं, खास तौर पे रिफाइनरी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, E&P सेक्टर जिसमें OGDC PPL आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ दी ट्रेडिंग जो है इन्हीं शेयर्स में हो रही है। तो इन्हीं पे फिर हमने प्रेशर भी देखा और फिर क्लोजिंग ऑफ द डे में जो है ये स्टेबिलिटी भी इन्हीं शेयर्स में आते हुए देखी है। सही है। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं गनी उस्मान, साबिक नायब सदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बहुत शुक्रिया गनी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पैनिक सिचुएशन है, अदालत, इलेक्शन कमीशन और सेनेट, ये इनकी डायरेक्शंस अलग हैं, तो इस डायरेक्शंस को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिया जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, और मार्केट अंडर प्रेशर आ गई है। एडमिट इंडेक्स की पोजीशन भी अब देख रहे हैं कि डाउनफॉल का शिकार है। तो आने वाले दिनों में क्या समझते हैं एडमिट इंडेक्स की पोजीशन को? देखिए, जैसे आपने देखा कि सेनेट में ओनली 14 मेंबर प्रेजेंट थे और बाय कंसेंसस से उन्होंने करारदाद पास कर दी। इस करारदाद की मेरी नज़र में कोई वैलिडिटी नहीं है। जब इलेक्शन इन टाइम डिक्लेयर हो गया है और इलेक्शन की डेट आ गई और इलेक्शन कमीशन ने अभी क्लियर भी कर दिया कि ये करारदाद से कोई ताल्लुक नहीं। तो आप आने वाले दिनों में ट्रेडिंग की क्या सूरत देते हैं स्टॉक एक्सचेंज में? सियासी हलचल तो है बहरहाल। देखिए, आज की तारीख में आपने ट्रेडिंग देखा कि फर्स्ट सेशन में 300 की प्लस थी, फिर सेनेट का रिजल्ट आया तो 881 माइनस हुई और आखिरी में 124 माइनस मार्केट बंद रही। तो आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में मंडे को मार्केट स्टेबल रहेगी और प्लस मंडे को 500-700 पॉइंट प्लस ही रहेगी। और आज आप देखेंगे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग KESE में हुई है, जिसके 47 करोड़ के काम हुए हैं। दूसरा पंजाब बैंक में आप देखेंगे 2 करोड़ 84 लाख काम हुए हैं, और PPL और OGDC में, PPL में 1 करोड़ 12 लाख और OGDC में 76 लाख का काम हुआ है। हमारे ख्याल में 4 आइटम ये बड़ी एक ही हो रही है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में मंडे को इंशाल्लाह मार्केट पॉजिटिव ही रहेगी। ये क्या सराहिया की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा जाएगा? अगर इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहता है 22% पे, जो कि पहली ऑल टाइम हाई है खित्ते में, तो उससे स्टॉक पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, फोरकास्ट ये हो रही है कि आने वाले महीने 2-3 महीने में पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट मेरे ख्याल में 4 से 5% कम होने की आइंदा आने वाले चंद महीनों में होगा ना। अभी जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा उसमें ये क्या सराहिया की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रह सकता है। अगर रहता है तो आप क्या कहते हैं स्टॉक पे क्या असर होंगे? मेरा अपना ओपिनियन है कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा। कम से कम इंटरेस्ट रेट 1% तो कम ही होगा, और इंटरेस्ट रेट ही कम होगा तो ही हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी, तो ही हमारा इंडस्ट्रियलाइज होगा। अगर जो इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ तो हमारी इकोनॉमी डे टू डे खराब ही होती जाएगी। सलमान साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि नए IPO साल 2023 में नहीं आए, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट को काफी नुकसान पहुंचा। अगर IPOs आते तो यकीनन और बेहतरी आती, और अब IPOs के हवाले से क्या साल 2024 में हम तवक्कुआत लगाएं कि नए IPOs आएंगे, एक्टिव क्लाइंटेल की शरह में इजाफा होगा, मार्केट में दोबारा रिकॉर्ड तेजी बरपा होगी? देखिए, जिस तरीके से मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट
और जनरल आसिम मुनीर साहब मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से इकोनॉमिक फ्रंट पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, और आज भी एक वक्त जो है यूएई गया है SIFC के सिलसिले में इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स लेके उनसे जी निगोशिएट करने, उनके जितनी भी रिजर्वेशन हैं उसको दूर करने, जितनी मेहनत ये लोग कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला मईशत को जो है वो जिस तरह से अब तक संभाला है, ये आगे भी जो है इसको बेहतर से आईपीओज बेहतर और एक्टिव क्लाइंटेल जी, ये जी, दोनों जी, में जी। बेहतरी आएगी साल 2024 जी में? बिल्कुल बिल्कुल, जब मईशत बेहतर होती है भाई, मैं वही उसी तरफ में आ रहा हूँ, जी क्योंकि ये सारे रिलेट करते हैं आपकी मईशत से। मईशत में स्टेबिलिटी की पहले पिछले साल एक आईपीओ आया और काफी अरसे से नहीं आ रहा, उसकी बुनियादी वजह हमारी करेंसी स्टेबल नहीं थी। जब करेंसी स्टेबल नहीं होती तो कौन सा कारोबार जो है कोई इंसान कर सकता है, उसे पता नहीं कल क्या रेट होगा। अल्लाह का शुक्र है आज करेंसी स्टेबल है और यही स्टेबिलिटी रही और इसी तरीके से ये लोग काम करते रहे जिस तरह ये अब कर रहे हैं, तो यकीनन मजीद आईपीओ आने की उम्मीद मौजूद है। काफी लोग इंटरेस्टेड हैं और वो अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, अच्छी इकोनॉमी का इंतजार कर रहे हैं, जो मुझे यकीन है कि आने आने वाले दिनों में 2024 जो है वो 2023 के मुकाबले में बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सलमान नकवी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हाजी गनी उस्मान, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि मईशत अगर बेहतर होगी तो स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असर मुरतब होंगे। किसी भी मुल्क की मईशत का इंजन होता है स्टॉक मार्केट, और हमारी मुल्क की मईशत का इंजन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अगर यहाँ पर आउट क्लास परफॉर्मेंस देखी जाएगी तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे मुल्क के जो मौशे शारी हैं वो बेहतरी की जानिब गामजन है। उम्मीदें तवक्कुआत बहुत बेहतर हैं सरमाकारों की, और उनका यही कहना है कि साल 2023 से ज़्यादा अच्छा साल 2024 होगा, और हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हम मुआशी भंवर से निकलें और स्टॉक एक्सचेंज मज़ीद रिकॉर्ड बनाएं। यहाँ वक्त ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। साल 2023 इस्लामिक बैंकिंग के लिए कैसा रहा और साल 2024 में क्या तवक्कुआत हैं, इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं अहमद अली सिद्दीकी, सरबराह शरिया डिपार्टमेंट मिजान बैंक। बहुत शुक्रिया अहमद अली सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस्लामिक बैंकिंग पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल रही है और पाकिस्तान में भी बहुत तेज़ी से ये अपना सिस्टम मजबूत कर रही है। तो साल 2023 इस्लामिक बैंकिंग के लिए कैसा रहा एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल बैंकिंग, और साल 2024 में क्या तवक्कुआत हैं आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इस्लामिक बैंकिंग का जहाँ तक है तो हमने देखा कि 2023 का साल इस्लामिक बैंकिंग ख़ासतौर पर पाकिस्तान के इस्लामिक बैंकों के लिए बहुत अच्छा साल रहा। और इस साल की इब्तिदा में हमने देखा कि एक कन्वेंशनल बैंक जो है वो कन्वर्ट हुआ इस्लामिक बैंकिंग के अंदर, और उसने अपनी तमाम कन्वेंशनल ब्रांचों को बंद करके इस्लामिक बैंकिंग का आगाज़ किया। और इस तरह इस साल हमारे पास 6 फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक्स रहे, और इसके साथ साथ बहुत सारे इस्लाम कन्वेंशनल बैंकों की जो इस्लामिक विंडोज़ हैं उसमें भी हमने बहुत तेज़ी से कन्वर्जन देखा, इस्लामिक बैंक ब्रांचों का आगाज़ देखा, और कन्वेंशनल बैंकों की जो कन्वेंशनल ब्रांचें थीं उनका कन्वर्जन भी देखा। और इसके साथ साथ इस साल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जब ये ऐलान किया गया, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो फैसला है जी सूद के खात्मे का, उसका अमल करेंगे और उसको नाफिज करेंगे पाकिस्तान में। तो हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह ऐलान मिला कि 2027 तक, दिसंबर 2027 तक पाकिस्तान के तमाम बैंकों को इस्लामी निज़ाम के साथ कन्वर्ट किया जाएगा। उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी पूरे निज़ाम की। और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर एक स्टीयरिंग कमेटी का क़याम हुआ, और उस कमेटी ने भी इस साल में बहुत तेज़ी से काम किया। तकरीबन उस कमेटी के अंडर 6 वर्किंग ग्रुप बने और कोई 32 कमेटियाँ बनी हैं जो मुख्तलिफ़ पहलुओं पे इकॉनमी के काम कर रही हैं। कुछ कवानीन पे काम कर रही हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हैं, कुछ हुकूमती कर्ज़ों के इस्लामिक कन्वर्जन पे काम कर रही हैं, कुछ इस बात पे काम कर रही हैं कि अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए, और हुकूमती जो इदारे हैं, स्टेट ओन एंटिटीज़ हैं, उनको कैसे कन्वर्ट किया जाए। जी और तो इस तरह से हमने एक हमजहत काम देखा इस्लामिक बैंकिंग के अंदर पाकिस्तान में। और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो लेटेस्ट नंबर्स हमें दिसंबर की 27 तारीख को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इशू किए हैं, जी उसके हिसाब से पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंकों के असासे हैं वो 8,400 अरब रुपए से तजावज़ कर चुके हैं।
और इसी के साथ साथ जो डिपॉजिट्स हैं जो इस्लामी बैंकों में जो अवाम उन्नास की सरमायाकारी है डिपॉजिट की सूरत में, जी वो भी 6000 अरब से तजावुज़ कर चुकी है। और ये बहुत खुशाइंद बात इस ये सेंस पहली में है कि दफा अब आप ऐसे इस्लामिक फिगर देख बैंकिंग रहे का हैं। जो नंबर जी, और इसके साथ-साथ जो फाइनेंसिंग है, जिसमें नॉर्मली ये समझा जाता है कि इस्लामिक बैंकों को मुश्किल होगी, उसके अंदर भी 3000 अरब से ज़्यादा का नंबर हमारे पास है। ये सितंबर का नंबर है, दिसंबर के नंबर इससे भी मज़ीद आगे हैं। और 26% जो फाइनेंसिंग का पाकिस्तान में बैंकिंग निज़ाम का जो शेयर है, वो इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट हो चुका है। डिपॉज़िट तकरीबन 22.5% से ज़्यादा और एसेट तकरीबन 20% के करीब कन्वर्जन हमें अचीव हो चुकी है। और ये सितंबर के नंबर है, दिसंबर के नंबर अभी ऑफ़िशियली रिलीज़ नहीं हुए, उसमें भी मज़ीद इज़ाफ़ा देखा जाएगा तो इंशाअल्लाह। ग्रोथ रेट साल साथ-साथ हुकूमत 2024 में पाकिस्तान ने आप एक क्या और देख रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग का? 2024 में ग्रोथ रेट तकरीबन 30% के करीब या उससे भी ज़्यादा होने का इम्कान है। और उसकी वजह ये भी है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान का जो टारगेट है, और वो टारगेट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें नज़र आया है कि वो चाहते हैं कि तकरीबन 50% सिस्टम जो है वो कन्वर्ट हो जाए इस 2024 के अख्ताम तक। तो अगर इस नंबर के हम करीब पहुंच जाते हैं तो हमें 30-40% की ग्रोथ देखनी पड़ेगी, या उससे भी ज़्यादा के ग्रोथ नंबर्स देखने पड़ेंगे, नज़र आएंगे इस्लामिक बैंकिंग में। इसके साथ साथ इस साल ये भी एक अच्छा हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो हुकूमती कर्ज़े लिए जाते हैं उसको इस्लामिक तरीके से यानी सुकूक के तरीके से लेने का जो प्रोग्राम है उसको बहुत एग्रेसिवली जारी रखा। जी और हमने देखा कि 1000 अरब से ज़्यादा यानी ओवर 1 ट्रिलियन रुपीस के सुकूक इशू हुए। और दिसंबर में पहली दफ़ा हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक स्टॉक्स। मार्केट के थ्रू जी हुकूमत पाकिस्तान ने 1 साल का सुकूक का इजरा किया। और इसमें 2 अहम बातें नज़र आईं जी कि अवाम का इंटरेस्ट हमने बहुत पॉजिटिव देखा कि बिल्कुल, तकरीबन 12 से 13 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। ये रिकॉर्ड है। यानी अगर 12 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था तो ये एक रिकॉर्ड है। और इसमें हुकूमत पाकिस्तान को जो इस वक्त काइबर रेट या पॉलिसी रेट है उससे तकरीबन 3% सस्ती इस्लामिक फाइनेंसिंग हासिल हुई। तो कॉस्ट भी सेव हुई और अवाम उन्नास का एक कहते हैं हमें बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट नज़र आया। और इसकी वजह से इम्कान ये है कि इस महीने जो जनवरी का जो महीना है, जी इस महीने हुकूमत पाकिस्तान का जो टारगेट हमें नज़र आ रहा है कि वो स्टॉक मार्केट के थ्रू 100 अरब रुपए का सुकूक इशू करना चाहती हैं। तो 100 ये अरब एक रुपए और के नए एक सुकूक का इजरा हो सकता है, ये विजन है हुकूमत पाकिस्तान का जी इस जनवरी में, जी जनवरी इस में। जनवरी के महीने में, और वो भी स्टॉक मार्केट के थ्रू। अच्छा तो ये ये बताएं अहमद अली सिद्दीकी साहब के स्ट्रेटेजिक प्लान जो स्टेट बैंक का आया है उसमें क्या हिदायत दी गई है इस्लामिक बैंकिंग को वसअत देने के हवाले से? स्टेट बैंक ने एक और खुशाइन बात जो आपने बहुत अहम इस वक्त जिक्र की कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना 5 साला स्ट्रेटेजिक प्लान जो शाया किया है, जी उसमें एक अहम पिलर उन्होंने दिया है कि हमें सिस्टम को, बैंकिंग सिस्टम को कन्वर्ट करना है शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग सिस्टम में। और ये पहली दफ़ा है कि स्टेट बैंक के स्ट्रेटेजिक प्लान का ये एक अहम पॉइंट हमारे सामने आया है। और जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में बहुत पॉजिटिवली इसके ऊपर काम हो रहा है, इतनी सारे वर्किंग ग्रुप्स और कमेटीज़ काम कर रही हैं। तो इम्कान ये है इंशाल्लाह कि इसका हम एक जो इस प्लान को अचीव कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्लामिक बैंकिंग की तरफ अब पेशकदमी नज़र आएगी। जो स्टेट ओन एंटिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनके हवाले से भी ये बात अब हो रही है कि वो अपनी फाइनेंसिंग के अक्सर हिस्से को इस्लामिक तरीके से हासिल करें। इसके साथ-साथ इस साल हमने देखा कि जो कौमी बचत का इदारा है, सीडीएनएस जिसको हम कहते जी हैं, इसने भी अपनी इस्लामिक स्कीम यानी शरिया कंप्लायंट स्कीम ऑफ़र की। पहले क्योंकि ये इदारा सिर्फ़ इंटरेस्ट बेस्ड या सूद पर मुश्तमिल बचत स्कीम ऑफ़र करता था और बहुत सारे लोग उससे दूर रहते थे इस वजह से। लेकिन अब इन्होंने भी अपनी इस्लामिक स्कीम ऑफ़र की है और उसमें भी बहुत अच्छा अब तक फ़ीडबैक लगता है हमें लोगों का, और लोगों ने इसमें दिलचस्पी भी ली है। और आइंदा उम्मीद ये है कि हुकूमत पाकिस्तान इस स्कीम को भी आगे बढ़ाएगी और कौमी बचत को भी शरिया कंप्लायंट जो बुनियाद हैं उस पे कन्वर्ट करेगी। इसके साथ-साथ जो रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से और इस्लामिक नया पाकिस्तान
सर्टिफिकेट जो हुकूमत पाकिस्तान ने ऑफ़र किए थे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए, जी। उसमें भी हमें इन्वेस्टमेंट होती हुई नज़र आ रही है और लोगों का इंटरेस्ट उसमें भी नज़र आया। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये जो साल था इसके बावजूद कि हमारी इकॉनमी में बेशुमार चैलेंजेस नज़र आए, इस्लामिक बैंकों के लिए इस्लामी बैंकों की परफॉर्मेंस इस साल बहुत अच्छी रही। अच्छा अहमद साहब, आखिर प्रॉफिटेबिलिटी आखिर के में ये हवाले से भी बताएं बहुत अच्छी कि रही। आईएमएफ भी इस्लामिक बैंकिंग पे काम कर रहा है, वर्ल्ड बैंक भी इस्लामिक बैंकिंग पे काम कर रहा है, तो आईएमएफ से मुज़ाकरात हैं अभी हमारे चल रहे हैं, हम एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं, फिर आईएमएफ से मुस्तकिल हम लोग प्लान डिस्कस कर रहे हैं, तो आईएमएफ की तरफ से क्या डायरेक्शन है हमारे लिए इस्लामिक सेक्टर को लेकर? देखिए ये एक खुशाइन बात है कि जितने भी बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये सब अब इस्लामिक फाइनेंस के प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट भी करते हैं और बहुत हद तक इस बात को सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे जब पैसा आता है तो उसके अंदर कंट्रोल्स की जो एक कमी होती है वो इस्लामिक फाइनेंस उसको पूरा कर सकती है। और आईएमएफ की जो हमारे पास इत्तलात हैं कि आईएमएफ ने इस्लामिक बैंकिंग के जो सेक्टर है उसको एक सिस्टमिक सेक्टर डिक्लेयर किया है, क्योंकि अब इसका हुजूम जो है वो 20% से ज़्यादा हो चुका तजावज़ है। कर चुका है, तो बिल्कुल। आईएमएफ की अब ये ख्वाहिश होती है कि इस सेक्टर को, क्योंकि इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है मुल्क में, जी। बचत में इजाफा होता है, वो हजरात या वो लोग जो बैंकों के निज़ाम से सूद की वजह से दूर रहते थे, वो इसमें आते हैं और हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली दफ़ा इस्लामिक बैंकों से फाइनेंसिंग हासिल की मतलब है आईएमएफ ने या भी इस्लामिक बैंकों इस्लामिक में अपने बैंकिंग को पैसे पाकिस्तान में को सपोर्ट किया है। बहुत शुक्रिया अहमद अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस्लामिक बैंकिंग ही वाहिद हल है पाकिस्तान को मौशी चैलेंजेस से निकालने का, ये किसी हद तक कहा जाता है और इसमें सदाकत भी नज़र आती है, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग जिस तेज़ी से फैली पाकिस्तान में और लोगों का एतमाद बहाल हुआ इस्लामिक बैंकिंग को लेकर, तो यकीनन इस्लामिक बैंकिंग हमें बहुत से मसाइल से निजात दिला सकती है। हम अपने कर्ज़ों को इस्लामिक बैंकिंग के ज़रिए लिंक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक हल कर सकते हैं, कर्ज़ों की शरह में कमी हो सकती है, कर्ज़ों का लेन देन अगर सूद से पाक होगा तो यकीनन हमारा बैंकिंग सेक्टर मज़ीद परवान चढ़ेगा और इस्लामिक बैंकिंग से हमें बहुत से फ़वाइद हासिल हैं। हुकूमत को यकीनन इस्लामिक बैंकिंग को फैलाने से जितना फ़ायदा होगा, कर्ज़ों में कमी होगी, फिस्कल डेफिसिट में कमी होगी, तो ये यकीनन इस्लामिक बैंकिंग की वसअत से होगा और आइंदा वाले दिनों में इस्लामिक बैंकिंग पर काम किया जा रहा है। स्टेट बैंक ने भी स्ट्रेटेजिक प्लान मुतारिफ करा दिया है, हुकूमत भी मज़ीद इस्लामिक बॉन्ड्स का इजरा करेगी, तो इससे यकीनन हमारी मईशत को फ़ायदा होगा। या वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रिटेलर्स पर टैक्स लगने जा रहा है। 5 बड़े शहरों में एफबीआर की टीमें अब रिटेलर्स पर टैक्स लगाएंगी, उनको टैक्स नेट में लेकर आएंगी ताकि 300 अरब रुपए से ज़ायद रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सके। एफबीआर का टारगेट है अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख से ज़ायद रिटेलर्स की फहरिस्त तैयार कर ली है। क्या रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का ये मंसूबा कामयाब हो पाएगा और अगर इस मंसूबे पर अमल हो जाता है तो अगला निशाना किस पर लगाया जाएगा? होलसेलर्स पर लगाया जाएगा या फिर लॉयर्स पर या डॉक्टर्स पर? कौन ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो टैक्स नेट में नहीं आना चाहते, उनको भी लाने की बात की जाएगी। और अगर ये सिस्टम कामयाब हो जाता है तो एक सवाल और जहन में आएगा, वो ये कि ये सिस्टम पहले क्यों नहीं अप्लाई किया गया ताकि टैक्स नेट में मजीद इजाफा हो सके। इसी हवाले से प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद ज़ीशान मर्चेंट, साबिक सदर कराची टैक्स बार एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रिटेलर्स पर टैक्स लगाने में हम कामयाब हो जाएंगे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2013 से कोशिश हो रही है कि रिटेलर्स को टैक्स नेट में ले लिया जाए और हर साल बड़ी भरपूर कोशिश होती है और फिर दोबारा से कोशिश होती है और फिर जब नई गवर्नमेंट आती है फिर वो कोशिश करती है, फिर एक दफ़ा फिर कोशिश होती है। आज तक तो रिटेलर्स नहीं आए। हर दफ़ा कोई ना कोई वो या तो वो मुज़ाहरा कर लेते हैं या हम बैक डाउन कर जाते हैं, बैक आउट कर जाते हैं। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये तो कोई दो राय नहीं है कि सबको टैक्स देना है। जो जितना कमा रहा है उसको टैक्स देना है। अलबत्ता रिटेलर के लिए काफ़ी स्कीम्स मुतारिफ कराई गई पिछले सालों में, लेकिन मसला ये है कि जब तक विल नहीं होगी गवर्नमेंट की टैक्स करने की, उन्हें ये रिटेलर्स आंख मचोली खेलते रहेंगे और धोखा देते रहेंगे और सिस्टम में नहीं आना चाहते। देखें, सिस्टम में ना आने की क्या बुनियादी वजह है? वजह ये है कि हर आदमी जो है एफबीआर की हरासमेंट से डरता है। हर आदमी ये सोचता है कि यार वो सिस्टम में आएगा तो फंस जाएगा,
ऐसा नहीं है कि सिस्टम में नहीं आना चाहते लोग, सही। सिस्टम में आना चाहते हैं लोग, लेकिन वो हैरेसमेंट से डरते हैं। वो ये डरते हैं कि जब वो एक दफा आ गए सिस्टम में तो वो पिछलों का सारा हिसाब मांगना शुरू कर देंगे। लाजमी बात है, आज तक सिस्टम में नहीं थे लेकिन कमा तो रहे थे ना, बिल्कुल। तो वो इन चीजों से डरते हैं। इसको जब तक इसको एक कॉन्क्रीट पैकेज के थ्रू, एक कॉन्क्रीट स्कीम के थ्रू अगर नहीं इंट्रोड्यूस कराया गया तो कोशिश कर लीजिए। ये तो 30 लाख रिटेलर्स, तो मैं 2013 से सुनता आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास डेटा है 30 लाख रिटेलर्स का। तो 2013 में अगर 30 लाख रिटेलर थे और अगर आज आबादी का तनासुब देखें तो सिर्फ अगर 35 लाख रिटेलर हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स हमारी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मगर जीशान 2013 साहब, में आबादी जो थी उसका तनासुब है तो आज ज्यादा होने चाहिए। बिल्कुल जीशान साहब, माजी में भी हमने देखा कि हुकूमत ने कॉन्क्रीट स्कीम्स का ऐलान किया, लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया। एमएनएसटी स्कीम जैसे हुकूमत ने ऐलान किया था माजी में, तो लोग एमएनएसटी स्कीम के ज़रिए टैक्स नेट में आए। बाद में फिर एफबीआर की टीमें उन्हीं के पीछे लग गई और फिर वो अपना सरमाया मुल्क से बाहर लेके चले गए। तो अगर कॉन्क्रीट स्कीम आ जाती है तो आप नहीं समझते कि उस पर भी अब एतमाद नहीं होगा बिजनेस कम्युनिटी का? देखिए, दो चीजों का फुकदान है। एक तो हम अवेयरनेस क्रिएट नहीं करते, जी। दूसरा हम इनसे मशवरा नहीं करते। जो हम स्कीम किसी सेक्टर को टैक्स करने के लिए ला रहे हैं तो कम से कम उस स्कीम को या उन स्कीम को जो अप्लाई करेंगे उन लोगों से और जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे उसको डिस्कस करें। यूनिलैटरल आप कोई भी स्कीम लाएंगे तो कामयाब नहीं होगी। एक मसला तो ये है कि अवेयरनेस जी। और लोगों का जो है इन्वॉल्वमेंट, ये नहीं है। दूसरा, ये जो आपने अभी एमएनएससी स्कीम की बात की, तो 2015 में ट्रेडर्स के लिए एमएनएससी स्कीम आई थी। बिल्कुल। 4 साल की वो स्कीम थी, नहीं फायदा हुआ। 2018 में एमएनएसटी आई, जनरल एमएनएसटी, फिर 2019 में जनरल एमएनएसटी आई। आपने सारे लोगों के फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर करवाए जी। और अब उन पे फॉरेन एसेट के ऊपर टैक्स लगा दिया। एक तरफ आपने कहा था कि हम मजीद कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, आपने सीवीटी लगा दिया। तो आप अपनी जो इरोड करते हैं टैक्स बेस को, अपनी उन स्कीम्स की वजह से इरोड करते हैं कि जो आप कंसिस्टेंट नहीं रखते। आपकी पॉलिसीज जो है हर साल चेंज हो जाती हैं। आप बड़े आसानी से टैक्स रेट बढ़ा देते हैं कि यार जो सिस्टम है उसी से टैक्स ले लो, जो विदहोल्डिंग एजेंट्स है उन्हीं से टैक्स ले लो, विदहोल्डिंग का रेट बढ़ा दो तो बजट हो जाएगा। इस तरह के जब भी आप फॉर्मूला या इस टाइप की जब भी आप कोशिशें करेंगे तो वो बुरी तरीके से ना सिर्फ फ्लॉप होंगी बल्कि वो जो है आपको यील्ड हासिल नहीं करेंगे। उबूरी अब अगर हुकूमत आप उबूरी इसका हुकूमत के ऊपर कोई तनासुब इतना देखना प्रेशर चाहें, नहीं है, इलेक्शन का कोई प्रेशर नहीं है उबूरी हुकूमत पे, लेकिन आईएमएफ का बहुत बड़ा प्रेशर है कि आप उन लोगों को टैक्स नेट में लाएं जो टैक्स नेट में नहीं है, और जो चोरी कर रहे हैं उनको भी आप टैक्स नेट में लाएं। तो क्या उबूरी हुकूमत की काविशें कामयाब हो जाएंगी इस बार? देखिए, उबूरी हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, ये जिम्मेदारी तखवीज जो की गई है ये एफबीआर के ऊपर है। एफबीआर में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे, एफबीआर तो वैसा का वैसा ही काम कर रहा है। एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहां तकरीबन 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो उनको अपनी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं पता? बहुत अच्छी तरीके से पता है। उनको मैंडेट कौन देगा? उनको मैंडेट देगी गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आता है। और उबूरी गवर्नमेंट जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, चूंकि उसके ऊपर प्रेशर कोई नहीं है, कि हम साल हर साल से कहते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान में कम से कम जो है 1 करोड़ से ज्यादा टैक्स फाइलर्स होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी मुश्किल से अब हम जो है तकरीबन कोई 50 लाख के करीब पहुंचे या क्रॉस किया है। अभी हमने बड़ा बेयर मिनिमम मार्जिन से 50 लाख रिटेलर्स को क्रॉस किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इतने हाई टैक्सेशन में जो है टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं? जितना आप टैक्स रेट बढ़ाते चले जाएंगे उतना लोग सिस्टम से बाहर चले जाएंगे, उतना लोग चोरी करेंगे, उतनी ही स्मगलिंग बढ़ेगी और उतना ही गवर्नमेंट को नुकसान होगा। निशान तो साहब, मेरे ख्याल से आपने अब वक्त आ एफबीआर गया की है कारकर्दगी पर बात की। एफबीआर के अफसरान तो खुद टैक्स नहीं देते, बल्कि उसकी फहरिस्त भी आवीज़ा हुई है कि उनके बहुत से अफसरान ने रिटर्न जमा नहीं कराए। तो जो एफबीआर जो टैक्स इकट्ठा करने का इदारा है, जब वही टैक्स नेट में शामिल नहीं होगा, रिटर्न जमा नहीं कराएगा, तो फिर कैसे सिस्टम ठीक होगा जीशान साहब? असल में ये जो खबर जो चली थी कि जिसमें कोई 800 लोगों ने रिटर्न नहीं जमा कराया था, ये मैंने इसकी वेरिफिकेशन भी की थी। जी। और इसमें वो लोग थे जो 16 और 17 ग्रेड तक के ऑफिसर्स थे। अलबत्ता 18 से ऑनवर्ड्स मोस्टली लोगों ने जमा करा दिया हुआ था। जी। अब मसला ये है ना कि देखिए, मैं बात वही कर रहा हूँ कि अवेयरनेस और हाई टैक्स रेट। आज से 10 साल पहले ये होता था कि जो सैलरी टैक्स पेयर था उसका जो एम्प्लॉयर जब विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जमा कराता था तो उसे रिटर्न जमा कराने की जरूरत ही नहीं थी। तो बिल्कुल। आपने पहले तो जो है उसको एक
आसानी दी हुई थी कि उसको एक लेवरेज था कि उसका एम्प्लॉयर टैक्स रिटर्न जमा कराए और उसे जमा कराने की जरूरत नहीं है अगर उसकी कोई और इनकम नहीं है तो। लेकिन अब चूंकि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ाने थे तो आपने पॉलिसी को चेंज किया। अब जाहिर सी बात है कि जब आप पॉलिसी को चेंज करते हैं तो वहाँ रेजिस्टेंस भी आती है और वहाँ सिस्टम से लोग डॉज भी करना शुरू करते हैं। अब आप यही देख लीजिए कि आपका विदहोल्डिंग रिजीम जो है 70% मुल्क का जो टैक्स कलेक्ट होता है वो विदहोल्डिंग एजेंट्स कलेक्ट करते हैं। आपने आज तक विदहोल्डिंग एजेंट को कोई मराद दी? हम बैंक में जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराने जाते हैं तो बिल्कुल। बैंक वाला इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेने के लिए सर्विस चार्जेस लेता है। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। यहाँ पे विदहोल्डिंग एजेंट्स को आप एक तरफ रेम्यूनरेशन देना तो दूर की बात, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टाइमली जमा कराएं और जमा नहीं कराएं तो उनके ऊपर पेनल्टियां और डिफॉल्ट सरचार्ज लगाते हैं। तो बिल्कुल कौन ऐसे ही आदमी है, जो बिल्कुल ऐसे ही आपके लिए है। कलेक्ट भी इस्लाहात की करेगा, ज़रूरत टाइमली है, जमा भी कराएगा आप और बजा ऊपर कह से रहे डंडे भी हैं। खाएगा। अच्छा जीशान साहब, ये बताएं आखिर में कि क्या हम अपनी टैक्स जीडीपी को इंक्रीज कर पाएंगे? क्या हम होलसेलर, रिटेलर, ट्रेडर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स को टैक्स नेट पे लेकर आएंगे? क्या हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स लगाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए बड़ा आसान है टैक्स टू जीडीपी बढ़ाना। आप अगर टैक्स रेट कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वॉलंटरी कंप्लायंस शुरू हो जाएगी। जैसे एक दौर था जब मुशर्रफ साहब थे तो उन्होंने ऑडिट को बंद कर दिया था। तो जब ऑडिट को बंद किया था तो ऑडिट बंद होने से हुआ ये था कि कंप्लायंसेस बढ़ गई थी, टारगेट्स भी अचीव हो रहे थे, चूंकि करप्शन खत्म हो गई थी। आपको करना पड़ेगा कि एक तरफ तो आप टैक्स रेट को थोड़ा सा कम कीजिए जी। और उसके साथ साथ आप कुछ अरसे के लिए ऑडिट को बंद कीजिए, क्योंकि ऑडिट से कोई खातिर का रिजल्ट आपको हासिल आज तक हासिल नहीं हो सकता। तो जब आप इसको बंद करेंगे तो आप, मैं समझता हूँ कि यकीनन आपकी कंप्लायंस भी बढ़ेगी, आपका टैक्स पेयर भी बढ़ जाएगा, आपका टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा और जो टैक्स टू जीडीपी की बात होती है वो भी यकीनन बढ़ जाएगा। बहुत शुक्रिया जिशान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए एफबीआर की टीमें मुतारिक तो हो गई है, लेकिन एफबीआर की खुद की अपनी पॉलिसीज इतनी कमज़ोर हैं जिसकी वजह से लोग टैक्स नेट में आना नहीं चाहते। बहरहाल IMF का प्रेशर है कि आप टैक्स नेट को बढ़ाएं, टैक्स जीडीपी को इंक्रीज करें। इसके लिए उमूरी हुकूमत काम तो कर रही है, लेकिन सिस्टम को जब तक बेहतर नहीं किया जाएगा टैक्स कलेक्शन में इजाफा नहीं होगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।